नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा की राजनीति की बात होगी क्योंकि हरियाणा में 2023 की शुरुआत के साथ ही सियासी हलचल बेहद तेज हो गई है। भले ही नेताओं के बयान कुछ भी आ रहे हों, लेकिन दिल में 2024 की दास्तान जरूर है। एक तरफ जहां सरकार रफ्तार के साथ न केवल विकास कार्यों पर समीक्षा कर रही है, बल्कि फीडबैक लेकर धरातल पर उतारने का काम भी जारी है। आगे के प्लान को लेकर चर्चा लगातार जारी। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेसी भी गदगद नजर आ रही है। बीजेपी इसे फ्लॉप करार दे रही है। सीएम मनोहर लाल की ओर से राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है। इसके अलावा इनेलो भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी है। जल्द ही पदयात्रा होने वाली है। चर्चा हम करने वाले हैं साल 2023 में होने वाली राजनीति को लेकर। पहले ये रिपोर्ट आप देखें। साल 2023 के साथ हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी दल साल 2023 के प्लान के साथ 2024 की तैयारी में नजर आ रहे हैं। मंगलवार को जहां सीएम ने साल की पहली प्रेस वार्ता की, अलग अलग विभागों से जुड़े कामकाज को लेकर बात की, तो नौकरियों से जुड़ा बड़ा ऐलान भी किया गया। वहीं साल 2023 की सरकार के विधायकों की पहली बैठक हुई। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में विकास कार्यों को लेकर विधायकों से फीडबैक लिया गया। साल 2023 के एजेंडों को लेकर भी मंथन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र का जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उनके सबके चुनाव संपन्न हुए हैं और पंचायतें सब नई बन गई हैं। पंचायत समितियां, जिला परिषदें, जिनके चेयरमैन के, वाइस चेयरमैन के, इनके चुनाव भी प्राय 70%, 75% पूरे हुए हैं और एक 20-25% है। मुझे लगता है कि एक सप्ताह भर में ये सब पूरे हो जाएंगे। अब इसके तुरंत बाद इन सब संस्थाओं को और काम करने के लिए आगे के योजनाएं इनकी सबकी बने, ऐसा हमने जो हमारा ग्राम विकास मंत्रालय है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो एक मंत्रालय, और इसी प्रकार से शहरी जो अर्बन लोकल बॉडीज़, वहाँ भी नए चुनाव काफ़ी जगह पर हुए थे। तो ऐसी सब जगह पर काम की गति कैसे बढ़े, इसका पूरा विचार किया गया है। आज दोनों विभागों के, चाहे वो ग्रामीण विकास का था और शहरी अर्बन लोकल बॉडीज़ के, इनके सब अधिकारी आज इस मीटिंग में थे। सबने सब बातें नोट की हैं। जो सुझाव भी आते हैं वो सारे नोट करते हैं ताकि उसके हिसाब से वो आगे कर सकें। हमने ये भी तय किया है कि 15 दिन बाद फिर से इसी प्रकार के विधायक दल की बैठक करेंगे और अगली बार ऐसे 2 नए विभाग, उनकी सारी चर्चा करेंगे ताकि जो पब्लिक का फीडबैक है वो डिपार्टमेंट्स को मिल सके और जो विधायकों की राय है वो भी ली जा सके। जो सुधार उसमें करना वो सब किया जा सके। जैसे मर्जर किया था विभागों का, वो आप लोगों को पहले भी बताया था कि छोटे छोटे ऐसे विभाग हैं, मंत्री पहले से ही एक चले आ रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भी वही हैं, और बहुत छोटे विभाग जिनको नई सारी परिस्थितियों के हिसाब से जैसे जैसे उसमें सुधार होते जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ विभागों को हमने मर्ज किया है। 12-13 छोटे विभाग उनको मर्ज करके और इन विभागों की संख्या कम की है। तो स्वाभाविक है जब इस प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो कोई छोटा विभाग किसी एक मंत्री से निकल करके बड़े विभाग में दूसरे मंत्री के पास चला जाता है। कहीं 1-2 विभाग ऐसे भी हैं जो प्रायोरिटी के हिसाब से अदल बदले भी हमने किए हैं। एजुकेशन के जैसे 2 विभाग कर दिए हैं, एक स्कूल एजुकेशन, एक हायर एजुकेशन। इसी प्रकार से जो SC BC वेलफेयर का और सोशल जस्टिस, इसको अंत्योदय को साथ जोड़ करके इसका एक विभाग कर दिया है। तो ऐसे कई मर्जर किए हैं। और एक तरफ हरियाणा में सरकार एक्टिव मोड पर है तो विपक्ष भी काफी सक्रिय नजर आ रहा है। इनेलो पदयात्रा की तैयारी में है तो कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 चरणों में हरियाणा में 7 जिलों में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। ऐसे में नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने यात्रा को कामयाब कहा तो हरियाणा वासियों का धन्यवाद भी कहा है। दूसरी ओर सीएम मनोहर लाल ने राहुल गांधी को एक बार फिर से पप्पू करार दिया। 8 दिन यहाँ हरियाणा में राहुल जी ने यात्रा चलाई और 7 जिलों में आए, और 7 जिले भी ऐसे आए, मतलब जो दिल्ली के बाद जो हम चले हैं, जहां हमारी पार्टी कमजोर रही पिछले चुनाव में, लेकिन लोगों का जो रेस्पॉन्स देखा है, जिस प्रकार से लोग उमड़ के आ रहे थे, तो मैं ये कह सकता हूं हर वर्ग, चाहे वो किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, हर वर्ग के बहुत इतनी उमंग से आ रहे थे कि ये मैं कह सकता हूँ ये यात्रा जो है जन आंदोलन में बदल गई। बातें वो कर जाते हैं और वो हमको तो समझ में नहीं आती कि कौन सी फिलॉसफी उनकी है। कभी तो वो कह देते हैं कि राहुल गांधी मर गया है और राहुल गांधी को राहुल गांधी ने मार दिया है। कभी वो शिव भक्त बन के बैठ जाते हैं कि
कभी किसी ने बम बम भोले का यानी जयकारा लगाया कि नहीं लगाया, कभी वो पुजारियों के ऊपर उखड़ पड़ते हैं। किस दिशा में जा रहे हैं उनकी कोई दिशा ही समझ में नहीं आ रही, और उससे हम हैरान हैं ऐसा नहीं है, स्वयं कांग्रेस के लोग हैरान हैं। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसके अंदर वो जवाब बोलते जा रहे हैं, और उनके जो जयराम रमेश वो उनको रोक रहे हैं कि राहुल जी रुको, 2 प्रश्न और लेने बस ही, यानी उनको बोलने नहीं दे रहे उनके रमेश जी। तो खैर जिस प्रकार के वो पप्पू हैं वैसे ही। उधर भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में समापन के बाद पार्टी की हरियाणा प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की गले मिलती तस्वीर शेयर की। पार्टी एकता और एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया गया। जाहिर है साल की शुरुआत से ही सरकार विकास परियोजनाओं को रफ्तार से पूरा करने का दम भर रही है। समय समय पर सरकार के विधायकों की बैठक लेकर सीएम विधानसभा हलकों के विकास कार्यों की समीक्षा कर रही है। कांग्रेस भी एकजुटता और मजबूती दिखाने का प्रयास कर रही है। माना ये भी जा सकता है कि साल 2023 में हरियाणा में सभी दल इलेक्शन मोड में नजर आने वाले हैं। देखना यह है कि साल 2023 में कौन सा दल मजबूत तैयारी के साथ जनता को साथ लाने में कामयाब होता है, क्योंकि साल 2023 लगभग सभी दलों की 2024 की राजनीति और चुनावी प्रदर्शन की दशा और दिशा तय करने वाला है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए फटाफट चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ है, हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता विभा पांडे जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक अमित मेहरा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से, पोपली जी क्या मान लिया जाए कि आप लोग भी इलेक्शन मोड में आ गए हैं, क्योंकि सीएम की ओर से भी कल जिस तरह से विस्तृत जानकारी दी गई, अलग अलग विभागों से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर, नौकरियों का बड़े स्तर पर ऐलान किया गया है कि अब भर्तियां निकाली जाएंगी, और आज विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई। देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जनता जो है वो सबसे ऊपर होती है और वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। और लोकतंत्र में एक परंपरा चली आ रही है कि अगर जनप्रतिनिधि अच्छे ढंग से काम करते हैं तो उनको रिपीट किया जाता है, और अगर वो जनता की सेवा नहीं करते, अच्छे ढंग से काम नहीं करते, तो उनको सजा के रूप में घर बिठा दिया जाता है। तो ये मैं मानती हूँ कि लोकतंत्र में अगर जो लोग हैं जनप्रतिनिधि बनकर आए हैं, उनकी तैयारी जो है अगले इलेक्शन की पहले चुनाव के जीतते ही शुरू हो जाती है। 2019 से ही हमारे चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि हम जनता का काम करने के लिए आए हैं और यहाँ पर जनता के विकास के कार्य जो हैं हम लगातार करते जा रहे हैं, और ये उसी की एक कड़ी में एक काम किया जा रहा है। बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या ये 2024 की तैयारी है। ये एक रेगुलर मीटिंग थी जिसमें हमारे गठबंधन के जो साथी थे उनके 10 जो विधायक थे, हमारे 41 विधायक थे, 6 निर्दलीय और 1 गोपाल कांडा जी जो थे वो भी साथ में इसमें इंक्लूडेड थे, जिसमें उन्होंने बातचीत की कि किस प्रकार के जो विकास के कार्य हैं वो अभी तक किस प्रकार से कराए जा रहे हैं। जिस प्रकार से 25 करोड़ हर एक विधायक को दिए गए हैं कि वो अपनी सड़कें बनवा सकते हैं, उनसे पूछा गया कि कौन सी ऐसी सड़कें हैं जिनको प्रायोरिटी पे बनाना है, या और ऐसे काम जो हैं आने वाले समय में होने हैं। नए वर्ष पर पहली एक बैठक है, और इस तरह की बैठक पहले भी होती रही है और अभी भी लगातार होती रहेगी आगे। पिछले कुछ दिनों पर नजर डालें तो 3 से 4 विधायक दल की बैठक हो चुकी है, और अभी सीएम की ओर से भी कहा गया कि 15 दिन बाद एक बार फिर से सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक होगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास तो है वंदना जी की जो परियोजनाएं चलाई गई हैं जनहित में, या फिर जो घोषणाएं की गई हैं अलग अलग हलकों को लेकर, या विधायकों का जो काम है उसे तेज रफ्तार से पूरा कराया जाए, क्योंकि इलेक्शन में बहुत ज्यादा वक्त है नहीं। ये 2023 का साल तो हम कह सकते हैं निर्णायक साल रहने वाला है सभी दलों के लिए। नहीं ज्योति, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इलेक्शन में समय नहीं है, 24 में इलेक्शन आ जाएंगे, लेकिन ये जो कार्य हैं ये लगातार होते हैं। अभी आपने एक प्रश्न उठाया कि किस प्रकार से हलकों में जो योजनाएं हैं, तकरीबन 1882 करोड़ की 167 परियोजनाएं जिनका उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया, और ये 6वीं बार है जब पूरे के पूरे प्रदेश में एक साथ जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास भी किया गया और उद्घाटन भी किया गया, और वर्चुअली माध्यम से किया गया। हर एक एरिया में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के एमएलए, मंत्री, केंद्रीय जो हमारे सांसद हैं या मंत्री हैं वो बैठे हुए थे, और मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने एक जगह से बैठकर उसको पिछली बार करनाल में थे। तो इस प्रकार से जो उन्होंने उद्घाटन या शिलान्यास किया, ये 6वीं बार है। ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। हाँ, हम मानते हैं कि 24 में इलेक्शन है, लेकिन इसकी तैयारी आज ही शुरू कर दी है ऐसा नहीं है। ये 19 से, और इससे पहले मैं बात करूं तो 14 से हम लगातार जनता के लिए काम करते आ रहे हैं, और उसका हमें परिणाम भी 19 में मिला, और 24 में भी मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छे नंबर
नवंबर से हम दोबारा से आएंगे। तो ये आज ही नहीं शुरू हुआ है, ये लगातार शुरू हुआ जा रहा है। 19 से 14 से जो जनता के लिए परियोजनाएं हैं वो की जा रही हैं, उनके लिए काम किए जा रहे हैं। हर मंगलवार जितने भी विधायक हैं उनके लिए फिक्स होता है, वो मुख्यमंत्री के पास जाकर मिलकर अपनी बात को रख सकते हैं, या कोई परियोजनाएं चलानी है या कुछ काम कराने हैं अपने हल्के के लिए, तो उसके लिए बातचीत कर सकते हैं। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी विभा जी, देखिए सरकार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया इसे बताते हुए लगातार रफ्तार देने का प्रयास कर रही है कि विकास कार्य पूरे हों, तेजी से पूरे हों, तय समय सीमा के अंदर काम हो पूरे सुनिश्चित किया जाए। लेकिन विपक्ष बार बार खास तौर पर बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरता के, महंगाई को लेकर सरकार को घेरा जाता के, और अब बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाए जाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस ने भी जमकर इस बात को उठाया। ज्योति जी नमस्कार। पहले तो सारे सह प्रवक्ता को भी नमस्कार। ये जो बार बार बोला जाता है कि बढ़ रही है बेरोजगारी, बढ़ रही है, तो ऐसी बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारे ऐसे परसेप्शंस बनाए जाते हैं और ये विपक्ष करता रहता है। कभी भी कोई भी अच्छी योजना आती है उसके अगेंस्ट बोला जाता है, ये नहीं कि उसके फायदे लोगों को बताया जाए। विपक्ष भी उस को थोड़ा सा और अपना कंट्रीब्यूशन दे उसे लोगों तक ले जाने के लिए। तो भ्रम फैलाने के लिए तो विपक्ष अपना काम बखूबी से कर रहा है, पर ये सरकार निरंतर चाहे ये मीटिंग्स रखे सारे एमएलएस की, चाहे कुछ भी करे। और जैसे वंदना जी ने बताया कि 2019 से ही तैयारी पूरी शुरू हो जाती है। अगर कोई तैयारी करता है तो मैं ये कहती हूँ कि जनता भी और तैयारी करे कि वो 2023 से ही अपनी आंख खोले कि किस नेता ने कितना काम किया, वो अपने नेता को जाने और वो अच्छी तरह से देखे कि किसको आगे वोट देना है। एग्जिस्टिंग सरकार को दोबारा रिपीट करना है या जो घर में बैठे हैं उन्हें वापस लेके आना है। इस बारे में अगर आप ये भी कहेंगे तो हमारी जो रैली हुई थी अच्छी सी, उसके अंदर बहुत बड़ी जो रैली हुई थी उसके अंदर नैना चौटाला जी ने पहले ही बोल दिया था सबको कि कल सवेरे से आपने सिर्फ इलेक्शंस की तैयारी शुरू करनी है 2024 की। तो ये चाहे सरकार करे चाहे जनता करे, जनता को भी पूरी तैयारी करनी चाहिए। नहीं, आपकी पार्टी को लेकर तो संशय इस बात को लेकर भी है ना कि जेजेपी इस बार अकेले मैदान में आएगी या फिर मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, गठबंधन के तहत आप लोग चुनाव लड़ेंगे? ये तो बहुत सारे ऐसे संशय होते रहते हैं कि ये गठबंधन सरकार 6 महीने चलेगी, कोई कहता है 15 दिन चलेगी, कोई कहता है 3 साल चलेगी। ये तो समय आने पर पूरे वरिष्ठ नेता जब इकट्ठे बैठेंगे और ये गठबंधन को हम पूरा रिस्पेक्ट करते हैं और ये तब डिसाइड होगा कि इकट्ठे जाना है, कैसे क्या करना है। तो अभी जो भी अटकलें अच्छा, विभा पांडे हरियाणा न्यूज की डिबेट में ये कह रही हैं कि अभी क्लियर नहीं है मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, बैठक की जाए। नहीं कहा है, मैंने कहा ये वरिष्ठ नेताओं का सारा डिसाइड करेंगे, अभी डिसाइड नहीं बोल हुआ चुके हैं कि हम 2024 में इकट्ठे जाएंगे। अगर आप उनका सुनेंगे, पर ये वरिष्ठ नेताओं का है, ये मेरा और अभी तय करेंगे आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये तो मैंने कहा है कि हमेशा सिचुएशन चेंज होती रहती है। पॉलिटिक्स में ये नहीं है कि आज जो है वो 5 साल बाद भी वही रहेगी या कल भी वही रहेगी। तो अभी तक तो है इकट्ठे जा रहे हैं, लेकिन जो भी है वरिष्ठ नेताओं का ये डिसाइड करने का काम है। तय करेंगे मिलकर लड़ना है या नहीं। बिल्कुल जी। अच्छा खटाना जी, भारत जोड़ो यात्रा आप लोगों ने की, राहुल गांधी आए, 8 दिन और 7 जिले। आप लोग दावा करते हैं कि मजबूती से बेहद कामयाब यात्रा ये निकाली गई, लेकिन आज सीएम को हमने सुना राहुल दिशाहीन है, राहुल पप्पू है, इस तरह की बातें उनकी ओर से कही गई है इस यात्रा को लेकर, राहुल गांधी को लेकर। राहुल जी के बारे में पिछले 8 साल से जिस तरीके का भ्रम भारतीय जनता पार्टी ने फैलाने का काम किया और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अंधा पैसा उनकी छवि को खराब करने के, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगाया, शायद इतना पैसा अगर वो हिंदुस्तान की जनता के लिए, हिंदुस्तान की शिक्षा और स्वास्थ्य पे लगाते तो आज शायद हिंदुस्तान और आगे बढ़ गया होता। लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति विशेष को सिर्फ गिराने के लिए जो ताकत लगाई, और राहुल जी के अंदर एक अच्छी पॉजिटिव सोच है कि उन्होंने कभी भी उस चीज पर अटैक नहीं किया। आज भी वो जो यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने एक ही बात कही कि मैं हर मजहब को जोड़ना चाहता हूँ, हर हिंदुस्तानी को जोड़ना चाहता हूँ। आपस में जिस प्यार और सद्भाव के साथ हिंदुस्तान ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद हिंदुस्तान ने चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई लड़ी हो, चाहे डेवलपमेंट की लड़ाई हो, चाहे नहीं, बीजेपी तो कहती है कि भारत तो एक है ना, अखंड है भारत, भारत जुड़ा हुआ है। कौन से भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, या फिर पार्टी को जोड़ी राहुल गांधी? ये यात्रा जब से शुरू हुई तब से बार बार ही सवाल उठ रहे हैं। भारत एक है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2014 या 19 का चुनाव, या तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और पुलवामा पे लड़ने वाले लोग
आज तक ना तो कभी नोटबंदी पे चुनाव लड़ा, ना इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, ना जीएसटी की बात करी, ना बुलेट ट्रेन की बात करी, ना स्मार्ट सिटी की बात करी। इन्होंने अगर बात करी तो पुलवामा की बात करी कि क्या देश का एक वोट, क्या देश का पहला वोट उन शहीदों के नाम पे जो लोग शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं, क्या वो उन शहीदों के घर पर गए कभी? क्या उन शहीद होने वालों को एक बार शहादत देने के बाद किसी ने उनकी आर्थिक हालात के बारे में चर्चा करी कि आज वो लोग किस तरीके से हैं? जो देश में भारतीय जनता पार्टी उनको, जब उन्होंने वहां पर इस बात की परमिशन मांगी कि बाय रोड नहीं और हमें बाय एयर किया जाए, तो उनको एयर उसकी ट्रैफिक की इजाजत नहीं दी गई और उनको बाय रोड भेजा गया। और बाय रोड पे जो हादसा, पुलवामा में जो हादसा हुआ, जिसके बाद ये इलेक्शन हुआ और जो सारा जिस तरीके से चेंज हुआ, आज जो हम बड़े बड़े टीवी पे देखते हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सुबह से शाम तक एक ही चीज चलती है। वो चीज चलती है हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अगर हरियाणा में है तो जाट नॉन जाट कर दो, महाराष्ट्र है तो मराठा नॉन मराठा कर दो। मतलब एक अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने इस पिछले 8 साल में कोई ऐसा चुनाव देखा हो जिसमें कोई भाजपा का मंत्री ये कहता हो कि मेरे इस काम पर वोट दो, मेरे इस काम पर वोट दो। किसी ने ये कहा हो कि जी मैंने ये काम किया है। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पिछले 8 साल में अपने किसी काम पर वोट ना मांगकर या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर वोट मांगे, या हिंदू मुसलमान पर वोट मांगे, या पुलवामा पर वोट मांगे। 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक काम बता दे, अगर कांग्रेस ने 67 साल कहते हैं राज किया, तो कांग्रेस श्वेत क्रांति लेके आई, कांग्रेस हरित क्रांति लेके आई, कांग्रेस कंप्यूटर क्रांति लेके आई। ये लोग क्या लेके आए? जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। आप ये कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर देश को बांट दिया गया है। आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं और राहुल एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, राहुल जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ज्योति, आप ही कह रहे हैं, जिस दिन से यात्रा चली है कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, हमने हमेशा इतिहास में ये पढ़ा है कि कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक अनेकताओं में जो एकता का देश है, विभिन्नताओं में जो एकता का देश है, जहां पर हर तरह के लोग, इतनी भाषाएं, इतनी ऋतुएं, हर सर्दी गर्मी बरसात, जो हिंदुस्तान में जो विविधता जो दिखाई देती है, उसके बाद भी जो हमारी एकता है, उसको उसका संदेश लेकर, उसका संदेश देने के लिए, हर भारतीय को एक करने के लिए उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा ये साबित कर दिया कि राजनीति से ऊपर उठकर मेरे लिए देश है, मेरे लिए देश की प्रेम भावना है। मैं लोगों को एक साथ जोड़कर इस तरक्की में, देश की तरक्की में अपना हाथ रखना चाहता हूं। ना ही किसी राजनीति को लेकर उन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं करी। उन्होंने सिर्फ एक बात करी कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जिन्होंने इस देश की आजादी में सबका योगदान था। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म का योगदान था कि सिर्फ ये इस जाति के लोग। मैं जवाब दे दूं, बहुत लंबा हो रहा है, मुझे लगता है जवाब भी मिलता है। इतने सारे प्रश्न जी के पास चले, उससे पहले वंदना जी कुछ कहना चाहता है। नहीं, मेरे को इतना अभी तो आप जवाब भी तो देंगे, इतने जवाब के लिए समय नहीं है क्या? ठीक है, मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं ज्योति से बात कर रही हूँ। मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं ज्योति से बात कर रही हूँ। चलिए, आप बहुत विस्तार से अपनी बात कह चुके हैं जी। खटाना जी, विस्तार से अपनी बात कही। वंदना जी जी, सबसे पहले तो जो अभी मनीष खटाना जी ने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने सबसे पहले बात ये कही कि बहुत सारा पैसा खर्च किया जा रहा है राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए। अब राहुल गांधी जी क्या कहते हैं कि जो हमारे सैनिक पिट रहे हैं, जो हमारे सैनिक पिट रहे हैं, और जबकि हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने चाइना के सैनिकों को पीटा। अब इसमें कितना पैसा खर्च हो गया ये मुझे बता दीजिए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैंने खुद को मार दिया, अब इसमें हमने कितना पैसा खर्च कर दिया वो बता दीजिए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि पुजारियों पे कभी कमेंट कर देते हैं कि पुजारी जो हैं वो लोग अच्छे नहीं है, देश पुजारियों का नहीं है, ये देश तपस्वियों का है। अब मुझे समझ नहीं आया कि उसके, मुझे लगता है मनीष खटाना जी को भी समझ नहीं आया होगा कि उन्होंने क्या कहा है, ठीक है। और कभी कोई और स्टेटमेंट आ जाती है। अभी कहते हैं कि हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं थी। अगर राजनीतिक बात नहीं थी तो सेना पे क्वेश्चन मार्क करने की क्या आवश्यकता थी? वीर सावरकर पर क्वेश्चन मार्क करने की क्या आवश्यकता थी? बार बार ये कहा गया कि मीडिया में नहीं आ रही यात्रा। अरे किसी के पीछे कोई विचारधारा होगी ना कोई, तभी तो मीडिया में आएगी, तभी तो मीडिया उसके बारे में बात करेगी। आप पैदल चल रहे हैं इसलिए प्रधानमंत्री बना दो, और भारत जोड़ने की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कांग्रेस ढूंढो यात्रा है, ये ढूंढ रहे हैं कांग्रेस कहाँ कहाँ बची है, उसको खत्म कर दें। क्योंकि जहां ये जाते हैं वहां पर कांग्रेस खत्म हो जाती है। बेचारे कांग्रेसियों को समझ नहीं आता कि राहुल गांधी खुद क्या कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं भाजपा ने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए इनकी छवि को खराब करने के लिए। अब इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी बात करी कि कभी नोटबंदी पे बात नहीं करते।
या जीएसटी की बात नहीं करते। ये कहते हैं कि पुलवामा पे इलेक्शन लड़ा। जी नहीं, हमने एयर स्ट्राइक पर भी हम बात करेंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक पर भी बात करेंगे, हम इस बात की भी बात करेंगे कि यूक्रेन में किस प्रकार से हमारे जो बच्चे हैं उनको हम किस तरह से बचाकर लेकर आए। एक जो युद्ध चल रहा था दो देशों का, वो बीच में विराम हुआ क्योंकि उसमें भारत के बच्चे थे, उनको निकालना था, और पाकिस्तान के बच्चे तिरंगा बनाकर उसके ऊपर फिर वो निकल कर आए। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? चलिए मेहरा जी, और चलिए आप कह रहे हैं कि पुलवामा पर इलेक्शन लड़े थे, और कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो बता दे कि हमारे किस काम पर इलेक्शन हुए थे। 19 में किस बात पर इलेक्शन हुए थे? हम कहते थे ना कि पर्ची खर्ची हमने बंद कर दी, वो काम हमने किया। और एक प्रश्न और ज्योति, मैं उसको शॉर्टकट में बताना चाहूंगी, बहुत जल्दी कंप्लीट कीजिए। रोजगार पे प्रश्न उठाया, सीएमआई के आंकड़े ये दिखाते हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहूंगी, आपके पास सभी के पास मोबाइल है, सीएमआई के आंकड़े निकालिए जुलाई 2022 के और अगस्त के, माफ कीजिएगा अगस्त और सितंबर के। अगस्त में आंकड़े बता रहे हैं 37.3%। ठीक है, सितंबर में है 22.9%। अगर हम रोजगार योग्य व्यक्ति जो हैं उनको देखें तो तकरीबन महीने भर में इस हिसाब से 24 लाख लोगों को हमने रोजगार दे दिया। और सितंबर के बाद अक्टूबर में वापस 33%, यानी कि 24 लाख लोगों का हमने रोजगार वापस ले लिया। अरे ये जो खेल खेल रहे हैं ना, ये आपके जो महेश व्यास हैं, आपके कांग्रेस के, ये खेल हमें ना बताइए। चलिए अभी मैं चर्चा में इसलिए भी आगे बढ़ूं क्योंकि अमित नेहरा जी की ओपनिंग स्टेटमेंट भी अभी नहीं हो पाई है, पहला जवाब भी अभी नहीं लिया है। नेहरा साहब, कांग्रेस को लेकर ही बात कर लें। कांग्रेस को मजबूत करना, कांग्रेस को एकजुट करना अपनी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में। 8 दिन राहुल रहे हरियाणा में, 7 जिलों को कवर किया। आपको लगता है कि कांग्रेस को एकजुट करने या हरियाणा में, जो कि बहुत बुरी स्थिति में तो कांग्रेस नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस को मजबूत करने में कामयाबी मिली है? देखिए, पहली बात तो ये है कि राहुल की चर्चा हो क्यों रही है? क्या वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? उनके पास कौन सा पद है? कुछ ना होते हुए भी कांग्रेस में उन पे चर्चा होना ही उनकी कामयाबी है। पहली बात तो ये है। मुख्यमंत्री उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी देख रहे हैं, उनको ये तक याद है कि बीच में किसने उनको टोका और उन्होंने क्या कहा, तो ये भी उनकी एक कामयाबी मानी जाएगी। तो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा है, तो इसका मतलब उनके हल्के से नहीं लिया जा रहा, बिना किसी पद के। तो राहुल की कामयाबी है। दूसरी बात, राहुल जहां भी जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि पॉलिटिकल बात मत करो, पॉलिटिकल सवाल मत करो, यात्रा से संबंधित बात करो। तो देखिए, यात्राएं होती हैं, इससे पहले भी यात्राएं चली हैं। अयोध्या में राम मंदिर की जो यात्रा हुई थी, वो देशव्यापी यात्रा थी, तो उसका फर्क पड़ता है। भाई कोई ये कहे कि क्या यात्रा निकालने से मंदिर बन जाएगा, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ती हैं चीजें। तो ठीक है, वो भी अपने प्रचार कर रहे हैं। पूरे डिबेट में ना तो यहाँ के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बातचीत हुई कांग्रेस की, और ना राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात हुई। तो ये चीजें, इन पे भी चर्चा होनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, हरियाणा के बारे में क्या योजनाएं हैं। तो नहीं, गांधी परिवार से हैं, और बहुत बार चूंकि जब नए अध्यक्ष चुने गए उस वक्त भी बीजेपी तो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि खड़गे ही अध्यक्ष हैं। उनको तो केवल एक चेहरे के तौर पर पेश किया गया कि यार रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष हैं। तमाम बातें तो कही जाती हैं। तो बीजेपी के मानने या ना मानने से कोई संगठन के ऊपर सवाल थोड़ी लगाया जा सकता है। एक प्रक्रिया है वो, ठीक है, वो अपना एक सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, देशवासियों को उसके पीछे लगाते हैं। ये उनकी कामयाबी है। बात ये आई है अभी तैयारी की, भाई 24 की तैयारियां। तो देखिए, अगर हरियाणा की राजनीति की बात की जाए पर्टिकुलर, क्योंकि अभी तक डिबेट में राष्ट्रीय राजनीति में बात ज्यादा हुई है, हरियाणा पे बहुत कम हुई है। टोटल उसका परसेंटेज देखें तो 15% पे हरियाणा की राजनीति की बात नहीं हुई है। हरियाणा की अगर राजनीति की बात करनी है तो यहाँ के जो क्षेत्रीय दल रहे हैं या हैं, तो उन पे चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय दल होती है, उनकी एक अलग विचारधारा होती है, वो पूरे देश के बारे में सोचते हैं। हालांकि इकाइयां होती हैं उनकी, कांग्रेस की इकाई है, बीजेपी की इकाई है, लेकिन जो प्योर खाटी जिसको बोलते हैं हरियाणा के बारे में सोचते हैं, वो क्षेत्रीय दल की। तो जो हाल फिलहाल में सबसे मजबूत क्षेत्रीय दल रहा है वो इनेलो रहा है। हालांकि बाइफर्केशन होगी थी 2019 में। तो नहीं, हरियाणा का एकमात्र रीजनल पार्टी भी आप कह सकते हैं, लोकदल ही रही है, अलग अलग स्वरूपों में, अलग-अलग स्वरूपों में। एकमात्र नहीं कह सकते, उससे पहले हविपा हुई है, फिर विशाल हरियाणा पार्टी हुई है। तो समय समय नहीं, कामयाब नेहरा साहब लोकदल की एक तरह से। जी, तो उसके जो अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लो, हालांकि अब थोड़ा सा इतने सक्रिय नहीं है ओम प्रकाश चौटाला,
तो वो ये लगातार एक बात कहते थे कि इनेलो की फौज कभी बैरकों में नहीं जाती। तो इसके मायने हैं कि चाहे हार हो जीत हो इलेक्शन हुआ हो, वो जनता के बीच रहती है, वो जनता के बीच में रहनी चाहिए। तो हरियाणा में एक कहावत भी है कि जागू से लागू ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये एक खाटी हरियाणवी शब्द है कि जो जागरूक होता है उसकी बजाय आप लगे रहें लगातार कि चीजों में लगे रहें, तो वो जो पार्टी जितना ज्यादा लगी रहेगी, भाई कार्यकर्ताओं के बीच में जाएगी, वोटर्स के बीच में जाएगी, ग्राउंड पे रहेगी, तो वो कुछ ना कुछ ले रहेगी। जी जी विभा जी, इनेलो भी चूंकि, हालांकि इनेलो से आज कोई प्रवक्ता तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन पदयात्रा शुरू करने वाली है। फरवरी में अभय चौटाला पूरे हरियाणा में घूमेंगे, शुरुआत की जाएगी। कैसे देखते हैं इस तैयारी को? चूंकि जनता के बीच वो जाएंगे, संजीवनी देने का प्रयास किया जाएगा पार्टी को। ऐसा है मैम कि ज्योति जी की ये जो तैयारियां हैं, अब INLD अगर कर रहा है अपना तो करें, बहुत वो भी डेमोक्रेसी की एक पार्टी है, वो अपनी तैयारी करना बहुत अच्छा है। अगर वो तैयारी कर रहे हैं, वो कुछ करें ग्राउंड पर, जो रिजल्ट है वो पता चल जाएगा। जैसे कांग्रेस में जब खड़गे जी ने पानीपत में बोला कि 2 करोड़ इन्होंने कहा था जॉब्स देंगे, क्या इन्होंने दिया? सब ने कहा हाँ दिया। ये तो इनकी भारत जोड़ो यात्रा है। ये लोकल किसी स्टेट पर फोकस नहीं कर पा रहे। वहां फिर उन्होंने क्या बोला, हरियाणा में आके हरियाणवीज को बोल के गए आप लोग लड़ाकू लोग हो, आपको इसलिए नौकरियां मिल गई। ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक नेशनल प्रेसिडेंट एक पार्टी का एक स्टेट में आके कहता है कि आप लोग लड़ाकू हो, इसलिए आपको, जस्ट बिकॉज उन्होंने बता दिया कि हाँ हमें नौकरियां मिली हैं। दूसरी बात जो हमारे मनीष खटाना जी ने बोली कि काम पर कोई वोट नहीं मांगता। ये बताइए कौन सा प्रदेश है जिसने महिलाओं के लिए ये 33% आरक्षण जो हमने राशन में करवाया, दुष्यंत जी ने कराया, उनको हर जगह कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिजर्वेशन करके उनको सामने लेके आए। किस प्रदेश में जहां कांग्रेस थी या कांग्रेस पहले थी वहां किया, ठीक है। उसके बाद अगर ये बोला जा रहा है कि ये राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी ये सक्सेस है कि एक CM उन्हें देख रहा है, तो मेरे ख्याल से वो इसलिए, हम लोग भी उन्हें इसलिए देख रहे हैं कि वो कहीं आके हरियाणा में कांग्रेस जोड़ो की बात करें। उन्होंने जाने से पहले ये बोल दिया कि भाई अब तुम सारे एकजुट होके काम करो। एक सेंटेंस वो यहाँ बोल के गए। वो भी मानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की हालत बुरी है, राष्ट्र की तो यहाँ कोई बात ही नहीं कर रहा। हमारे यहाँ हरियाणा केवल हरियाणा में नहीं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की हर एक राज्य इकाई के हाल लगभग ऐसे ही हैं। हर एक राज्य इकाई में जो भी पॉइंट्स उठाए गए हमारे प्रवक्ताओं, कांग्रेस के प्रवक्ता से, उन्होंने एक बार भी हरियाणा से रिलेटेड कुछ नहीं बोला। वो पुलवामा की बात करें, वो पूरे महंगाई की बात करें, जॉब्स की बात करें, पता नहीं क्या क्या बात करें। तो मेरे ख्याल से ये भारत जोड़ो यात्रा निकाले या INLD अपनी भी कोई यात्रा निकाले, जनता को सब पता है, जनता सब का जवाब दे देगी। वंदना जी, ठीक है, चर्चा में अब आगे जाते हुए मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप बहुत जल्दी, फिर वंदना जी के पास। JJP के प्रवक्ता ने कहा कि हालात बहुत बुरी है कांग्रेस को। ये वो लोग हैं जो खुद 10 सीटों पे हैं और उन लोगों पे उंगली उठा रहे हैं जिनकी 30 सीटें हैं। ये अपने आप को शायद ज्यादा मजबूत मान रहे हैं क्योंकि सत्ता में बैठे हैं, सत्ता पक्ष में अच्छे मलाईदार महकमे हैं, बढ़िया। हरियाणा की जनता ने जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तो इन्होंने एक नारा दिया था, एक को कहा था 70 पार 75 पार, दूसरे ने कहा था जमुना पार, और दोनों मिल बैठे हरियाणा की जनता को ठगने के लिए एक हो गए यार। तो जिस तरीके की बातें मेरी बहन कह रही है कि दुष्यंत जी ने ये करा, तो इनका सबसे पहले जब अमित शाह से मीटिंग करके आए थे, इन्होंने कहा था कि 5100 रुपए पेंशन जो इनके मैनिफेस्टो में थी वो उस पर हमारी रजामंदी हो गई और हम 5100 मैनिफेस्टो के अनुसार हम ये गठबंधन करने जा रहे हैं और हरियाणा के बुजुर्गों का जो सम्मान भत्ता मिलता है, जो पेंशन मिलती है, वो 5100 रुपए करेंगे। मैं आज दावे से आपके मीडिया चैनल पे कहता हूँ, आप सवेरे दुष्यंत जी से कहिए कि जो वायदा था, आप चूंकि देखिए इलेक्शन करीब आने वाला है, अब एक बार फिर से ये बयान दिया जाने लगा है। देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप बोला नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप हरियाणा की बात बोला नहीं, मैं आपके बीच में बड़ी शांति सुना, आपने तो आप भी सुनो, सुनने का मादा रखिए। लेकिन आप जल्दी कंप्लीट करें अपने बात को। 1 मिनट लगाऊंगा मैडम, आप सत्ता पक्ष में बैठे, सुनने का मादा रखिए। आप 5100 रुपए पेंशन कीजिए, हरियाणा के बुजुर्ग जो सम्मान भत्ता मिलता है, मैं दावे से कहता हूँ हुड्डा साहब और हुड्डा साहब के सारे विधायक
खड़े होकर विधानसभा में आपका धन्यवाद करेंगे। आप अच्छा काम कीजिए। वंदना आपकी जी, सरकार ने काम किया ठीक है। है। बड़ी बड़ी आपकी धन्यवाद आपने सरकार ने हरियाणा की बात की। गुड़गांव का नाम आपने- बदल के गुरुग्राम कर दिया, मैं कह रही हुड्डा का हूँ- नाम बदल के एचएसवीपी कर दिया। ये जो करोड़ों चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हुए पटियाला जी अभी आप सुने, विभा जी आप भी सुने, अभी आप सुनेंगे। ज्योति जी, वंदना 2024 पोखले जी से अभी पहले रुके हो मैडम, आप जाएगा, रुके आप रुके अभी। वंदना जी, हालांकि कांग्रेस को लेकर भी मुझे आपसे एक बात, क्या इस बात में कोई दम है कि अब सीएम राहुल गांधी को सुनने लगे हैं, उन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है, बिना पद के भी उनकी बात हो रही है? दूसरा मेरा सवाल इसके साथ साथ, चूंकि आज सभी विषयों को लेकर हम बात कर रहे हैं, अभी क्या इस एक साल में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत प्राथमिकता से काम हो, इस पर भी सरकार जोर देगी? क्योंकि डिप्टी सीएम बार बार ये कह रहे हैं कि 51 रुपए पेंशन की जाएगी। देखिए, आपने दो प्रश्न पूछे। सबसे पहले आपने बोला कि सीएम राहुल गांधी को सुनने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप जब भी सोशल मीडिया खोलेंगे तो जो उनकी स्टेटमेंट है वो ऐसे ट्रोल हो रहे हैं, वो तो आप नहीं चाहेंगे तो भी वो सामने आ जाएगी। और जब राजनीतिक व्यक्ति हैं तो अगर हरियाणा में आए हैं तो सर्टेनली ध्यान भी रहता है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो हरियाणा के मुखिया हैं। पूरा सुना है या उन्होंने वही जो बीच में एक ट्रोल हो रहा है उसको सुना है, वो बात अलग है। लेकिन अमित नेहरा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी किसी पद पर नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि वो सिर्फ सांसद हैं और वो किसी पद पर नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस उनके पीछे आंख बंद करके चले आ रही है, क्योंकि परिवार गांधी परिवार से बाहर कभी आ नहीं सकते। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गांधी परिवार है, गांधी परिवार का जो व्यक्ति होगा, बच्चा भी होगा, तो उसके पीछे ये चल पड़ेंगे आंख बंद करके। दूसरी बात, यहाँ पर इन्होंने एक अमित नेहरा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि राहुल गांधी जी कोई भी जो प्रश्न है वो कहते हैं कि जब भी पीसी होती है तो मेरे से राजनीतिक प्रश्न नहीं पूछे। अब बेचारे यात्रा के अलावा जवाब क्यों नहीं दे पाएंगे? अगर उनसे कोई राजनीतिक प्रश्न पूछ लिया तो वो जवाब कैसे देंगे? मुझे याद है उनका एक इंटरव्यू था और उसमें पत्रकार ने उनसे पूछ लिया 1984 के जो दंगे हुए थे उसके बारे में, तो वो क्या जवाब दे रहे थे? वुमेन एम्पावरमेंट पे। तो वो बार बार उसने बोला कि राहुल जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि 1984 के दंगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो राहुल जी क्या कह रहे थे कि विमेन जो है, महिलाएं जो हैं, उनको सशक्त बनाना आवश्यक है। तो जब इस तरह के जवाब आएंगे तो सर्टेनली वो कहेंगे कि पॉलिटिकल जवाब नहीं दिए जाए। शायद कि बीजेपी ने राहुल की इतनी बातें पहले कभी की हो। नहीं, कांग्रेस तो इसे बौखलाहट भी बता रही है कि बीजेपी के खेमे में बौखलाहट है। नहीं, बौखलाहट वाली बात नहीं है। एक चेहरे को आगे किया हुआ है और ये बताना आवश्यक है देश को। हालांकि अभी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन देश को बताने की आवश्यकता भी है कि किस चेहरे को आगे किया जा रहा है। ये बेरोजगारी पे प्रश्न उठाते हैं तो मैं बोलती हूँ कि आज की डेट में एक ही बेरोजगार है जिसको सेट करने के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस लगी हुई है, वो है राहुल गांधी। और इनके नजर में एक ही किसान है, वो है रॉबर्ट वाड्रा। इसके अलावा वे ये किसी और को नहीं जानते हैं। एक सेकंड में आपके बीच में नहीं बोली थी, वही वाली बात, आप उसको फॉलो करिएगा। एक तस्वीर भी आपके पीछे दिखाई दे रही है, बार बार हम देख पा रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला और हुड्डा जी जो हैं वो गले मिलते दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहेंगे उनके बारे में क्यों बात करें, क्योंकि डिबेट में भारत जोड़ो यात्रा का मुद्दा आया है, राहुल गांधी का मुद्दा है और पीछे तस्वीर भी दिखाई दे रही है, तो उसके बारे में भी बोलना आवश्यक है। अब ये जो गलबहियां हो रही हैं वो क्लियरली दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी जी, माफ कीजिए, ज्यादा ध्यान आज उन्हीं पर है। तो रणदीप सुरजेवाला जी और हुड्डा जी क्या कह रहे हैं? हुड्डा जी कह रहे हैं कि जींद में तो तुम्हारा कांटा पहले निकाल दिया, फिर निकाल दिया कैथल में, और अब तुम्हारे को भेज दिया इस प्रदेश से बाहर, अब तो मेरे को तेरे से कोई डर नहीं है। और रणदीप सुरजेवाला जी कह रहे हैं खाट यात्रा के बाद एक की पिटाई हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद मैं बच गया, शुक्र है, चला इसी बहाने गले मिलने। तो यही इनका तरीका है, सामने सामने दिखाने के हैं, पीछे एक दूसरे की खिंचाई करते रहते हैं। ना इनको जनता की परवाह, ना इनको कार्यकर्ता की परवाह। ये तो अपनी सीट बचाने के चक्कर में रहते हैं, वो लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? तो अपने समय में भी इन्होंने जिस प्रकार से हरियाणा का बुरा हाल किया वो हमें मालूम है, और राहुल गांधी जी का जो चरित्र है वो सभी को दिखाई दे रहा है। उनको बार बार प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट किया जाता है, तो ये आवश्यक है कि जनता जाने। हालांकि हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं, अपने आप ही ट्रोल हो जाते हैं वो। नेहरा जी, चूंकि देखिए जींद बाय इलेक्शन में जो हुआ, जिस तरह के बयान आए, या विधानसभा के बाहर की जिस बात का जिक्र कर रही वंदना जी की कांटा निकालने वाली बात की भी खूब चर्चा हुई। उसके बाद कैथल भी हारे, राज्यसभा से सांसद राजस्थान से इनको बनाया गया। क्या ये मुमकिन है या फिर आसान है कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गजों को एकजुट करना? क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल की ओर से आज फोटो शेयर करके तो संदेश दिया गया है कम से कम। देखिए, इंटर पॉलिटिक्स तो हर पार्टी में होती है, ये नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में ही है। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि वो सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 में जन्म हुआ था कांग्रेस का, तो विस्तार बहुत ज़्यादा है इसका। तो
आपस में जो गुटबाजी है तो वो भी चरम पे रहेगी भाई। जो जितनी नई पार्टी होगी उसमें गुटबाजी उतनी कम होती है, ये एक नेचुरल बात है। तो वही बात है, गुटबाजी है, यहाँ पे भी गुटबाजियाँ हैं बीजेपी में भाई। इस बात शुरू किसने की थी, जो बाई इलेक्शन था जींद वाला, तो रामविलास शर्मा ने बात की थी ये शुरू, काटा निकालने वाली। हाँ, लेकिन रामविलास जी का खुद का काटा निकल गया फिर जो जनरल इलेक्शन हुए। तो ये चीजें जो है ये इतनी ज्यादा नहीं है। उसके बाद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो जवाब दिया था उसका कोई जिक्र नहीं करता भाई। उस पूरी कन्वर्सेशन में वो पूरी कन्वर्सेशन बताए ना। हालांकि इतना बड़ा विषय नहीं है जींद बाई इलेक्शन, हम पूरे प्रदेश के को फोकस में रखेंगे। नहीं, क्या ये दोनों नेता वाकई एक फोटो में तो साथ में दिखे, गले भी मिले, संदेश भी देने का प्रयास रहा कि एकजुट खें, एक साथ खें, हम साथ खें, लेकिन क्या ये आसान खें? और जहां तक हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी की पहचान तो एक अनुशासनात्मक पार्टी के तौर पर रहती है कि अनुशासन है कम से कम पार्टी में। तो अगर कोई गुटबाजी है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर की होगी, उसके बाहर कम से कम नहीं आती है बयानबाजी। इस बात से आप भी एग्री करेंगे? अनुशासन तो वो है, देखिए उसमें हम किस चीज को उठाते हैं और कौन कितना उठाता है भाई। रामविलास शर्मा से कुछ डिपार्टमेंट्स लिए गए थे, आपको ध्यान हो, जो मंत्री थे उस टाइम, तो उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा मंत्रालय का कोई ग्राहक नहीं मिला, नहीं तो ये भी ले लिया जाता मेरे से। दूसरी बात क्या हुई थी, जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जब पहली बार सरकार बनी थी, तो अनिल विज नाराज हुए थे, बहुत नाराज हुए थे शपथ ग्रहण समारोह में। तो ये चीजें चलती है और इसका बुरा नहीं मानना चाहिए किसी भी पार्टी को। तो आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस में हर पार्टी में गुटबाजी होती है, आप किसी पार्टी में चले जाइए तो लेवल उसका अलग अलग हो सकता है भाई। नई पार्टी है उसमें गुटबाजी कम मिलेगी, पुरानी पार्टी उसमें गुटबाजी ज्यादा मिलेगी। तो उसमें क्योंकि महत्वाकांक्षा जो शब्द है, एक महत्वाकांक्षा शब्द होता है कि हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है भाई। या तो गुटबाजी करेगा आगे जाने के लिए, अगर उसकी पार नहीं पड़ेगी तो पार्टी छोड़ जाएगा भाई। पार्टी भी छोड़ते हैं लोग बाग, बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, हर पार्टी से आए हैं। तो चीजें क्या है कि गुटबाजी जब निष्प्रभावी हो जाती है तो चले जाते हैं। जी आप क्या कहेंगे? चूंकि वंदना पोपली जी की ओर से कहा गया कि ये फोटो में तो एक हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या कि पूरा हरियाणा भी जानता है। देखिए, मेरी बड़ी बहन है वंदना पोपली जी, और उनके पास आज बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है। अगर वो कांग्रेस की संगठन की बात नहीं करेंगे, कांग्रेस की ये बात नहीं करेंगे, तो उनको भी पता है कि 2024 के अंदर हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उभर कर आ रही है और 100% बहुमत से सरकार बना रही है। अभी ये किसने डिसाइड किया कि हुड्डा साहब की अगुवाई में ही? वो तो 2019 से लेकर 2024 में आधिकारिक तो ऐलान नहीं हुआ ना। ये तो राहुल गांधी कह के भी नहीं गए कि सबसे बड़े नेता मैं आपकी बात को बड़ा कर देता हूं। 2019 के अंदर हुड्डा साहब को 15 दिन पहले कमान दी गई थी। उस 15 दिन के अंदर ये जलवा था कि जो मीडिया 7, 8, 9 सीटें दिखा रही थी हरियाणा के अंदर, और एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल है जिसे एबीपी कहते हैं, वो 80 और 83 भारतीय जनता पार्टी को दिखा रही थी। ये तो आपका सर्वे फिर भी ठीक था। एबीपी को कितने पैसे मिले कि उसने इतना बड़ा सर्वे दिखाया? और जो चैनल पर कमेंट करना जो 8-9 सीटें, ज्योति जी, जो 8-9, मैं आपसे जस्ट ये जानना चाह रही हूँ, गुटबाजी पर ही आपसे सवाल है, और आप बार बार इससे पहले भी एक से 2 दिन पहले चर्चा थी, उसमें भी आपने कहा कि हुड्डा साहब की अगुवाई में। ये तो अभी कहा ही नहीं गया ना कि किसकी अगुवाई में चुनाव लड़ने वाले हैं आप लोग। मैं इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ, आप आराम से इसकी समीक्षा भी कर लेना। 2019 पे आ रहा हूँ। 15 दिन पहले जो कमान दी गई थी उसका रिजल्ट था कि हम 31 सीटें जीत कर आए थे। आज प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जितने भी संगठन है उसमें हुड्डा साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी दोनों के नेतृत्व में जिस तरीके से पार्टी आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से पानीपत की रैली में जवान, किसान और खिलाड़ी और पहलवान सबने एक ही नारे के साथ हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी का जो वहां पर नारे लगे, उनसे बिल्कुल बड़े जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भी क्लियर है कि हरियाणा में हुड्डा साहब ने जो 10 साल में जो काम किए थे, मैं काम के बल पर जो हुड्डा साहब ने 36 बिरादरी का जो नारा था, 36 बिरादरियों का था ना, दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा, जहां खिलाड़ियों का सम्मान था, जहां खिलाड़ियों को पद दिए गए थे। हरियाणा में 2% की आबादी है, लेकिन 66% हम यहाँ पर पद लेकर आए थे। आपके पास आए वो पदक नीति थी हुड्डा साहब की। खिलाड़ी तो अभी पदक लेकर आ रखे हैं, लेकिन काम अगर किया होता तो फिर जनता ने तो सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया ना। पहले 67 से 40, उसके बाद सरकार में ही नहीं आए आप लोग। ठीक है पोपली जी, क्योंकि पिछली बार आपसे एक जवाब ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर मेरा था, बार बार 5100 रुपए पेंशन की जाएगी। अब जेजेपी नेता बार बार ही बयान भी दे रहे हैं, तो कहीं ना
कहीं एक संदेश पब्लिक में जरूर जा रहा है कि जितनी पेंशन बढ़ी वो जेजेपी के प्रयासों से, उनके प्रयासों से, लेकिन जो नहीं बढ़ पाई वो चूंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम नहीं हो पाया, या फिर बीजेपी नहीं चाहती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या ये संदेश देने का प्रयास है जेजेपी का? देखिए, हमारी जो गठबंधन में सरकार चल रही है बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, और जो संदेश मुझे नहीं लगता कि जेजेपी की तरफ से इस प्रकार का कोई संदेश आ रहा है। अगर कोई भी डिसीजन हो रहे हैं तो दोनों पार्टियों के द्वारा एक साथ हो रहे हैं। जहाँ तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात है तो जितने भी हमारे 268 हमारे वायदे थे और तकरीबन 160 जेजेपी के वायदे थे, जिसमें से 72 वायदे ऐसे थे जो लगभग मिलते जुलते थे और 12 तो बिल्कुल एक जैसे थे, और 33 पर सहमति बन गई थी पहले ही साल कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे, और उसके बाद लगातार इस पर काम हो रहा है। कुछ एक विषय ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो है वही बैठकर इसके बारे में डिसीजन ले पाएंगे, लेकिन जो पेंशन को लेकर हमारा वायदा था हम उस पर लगातार अग्रसर हो रहे हैं। जेजेपी का जो वायदा है उस पर मुझे लगता है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बैठकर ही उसको डिसाइड कर पाएंगे। अभी यहाँ पर एक बात चल रही थी गुटबाजी को लेकर, और ये कहा गया कि हर एक पार्टी में गुटबाजी होती है। मैं इस बात को मानती हूँ कि हर एक पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि एक इकाई है और इकाई सबसे छोटी इकाई तो परिवार होती है, परिवार में भी कई बार मतभेद हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मतभेद को एक तो सबके सामने लेकर आना या अंदर सुलझाना, और बाहर भी आ गए हैं तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लेना, अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लेना, ये कहां पर होता है? हमने राज्यसभा में देखा किस प्रकार से इन्होंने सीट हारी अपनी ही गुटबाजी की वजह से। तो पार्टी के अगेंस्ट से अगर एक्शन ले लिया जाता है तो वहां पर सोचने की आवश्यकता है कि पार्टी कहां पर जा रही है। इन्होंने कहा बार बार, ये वाला मनीष खटाना जी ने भी कहा कि हुड्डा साहब आएंगे और हम 24 में बिल्कुल तैयार है, बढ़िया होने वाला है। हफ्ता पहले हमारे को महीना बोला या 3 महीने बोला, उससे पहले कमान मिल गई तो हमारे 31 आ गए। तो जी 67 थी आपकी 2005 में, और उसके बाद कमान हुड्डा जी के पास थी, फिर 40 पर आ गए, फिर 31 पर आ गए। कहीं ना कहीं अंदर झांकने की आवश्यकता है। हो सकता है हमारी कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई हो जो आपकी 31 आ गई। में तो और आप एक प्रश्न और भी आप उठाते रहे हैं। आपने कहा कि एक कहता था जमुना पार, एक कहता था 75 पार, और दोनों साथ आ गए। मुझे याद है, शायद मैं आपके ही चैनल पर थी जब इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे थे। आपको मालूम है नंबर फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बीच में कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है। तो एक बार जैसे ही कांग्रेस का आंकड़ा 35 को टच हुआ, हुड्डा जी बाहर निकले और दुष्यंत चौटाला जी को निमंत्रण दे डाला। तो सरकार तब इनको क्या याद था मुझे नहीं मालूम। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को भी ध्यान देना चाहिए कि आप पहले की स्थिति में थे। हुड्डा जी का आप जरूर बोल सकते हैं कि आपके सिरमौर होंगे, आपके लिए बहुत कुछ होंगे, लेकिन स्थिति क्या है? 2005 के बाद 9 में क्या स्थिति रही, 9 के बाद 14 में क्या स्थिति रही, 19 में क्या रही, ये आपको देखने की आवश्यकता जरूर है। क्योंकि आज का विषय जो है वो काफी बड़ा विषय है, कई चीजों को हम एक साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हुई, पेंशन को लेकर अब बहुत बयान देने लगे हैं डिप्टी सीएम भी, दिग्विजय भी, और दिग्विजय तो ये भी कह चुके हैं कि डिप्टी सीएम के सीएम बनाएं, डिप्टी सीएम में हम संतुष्ट नहीं हैं। तो क्या ये अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश ये भी दिया जा रहा है कि अब प्लान बी पर भी काम किया जाए कि गठबंधन में कितना चलना है, कब तक चलना है, अगर नहीं चलना है तो एक बार फिर से सीएम के तौर पर दुष्यंत को पेश किया जाए? ज्योति जी, ये जो सीएम बनाने की बात है, ये संगठन का हर एक कार्यकर्ता चाहता है। वो अपने नेता को स्ट्रगल करता देख रहा है, संघर्ष करता देख रहा है वो कितना काम है, तो ये उनकी आकांक्षा है कि वो सीएम बने। ठीक है, ये आप किसी भी पार्टी के, किसी भी संगठन के कार्यकर्ताओं का जो आकांक्षा है वो नहीं रोक सकते। ये डिफरेंट बात है, सरकार में सारे गठबंधन में है, उसकी पूरी रिस्पेक्ट है, उसके अब पूरा ही मान सम्मान है, और उसके साथ हम सरकार में चल रहे हैं। संगठन और सरकार दोनों डिफरेंट चीजें हैं, उन दोनों को मिलाना वो एक अलग ही बात है, वो मिला के आप नहीं रख सकते। तो कोई भी संगठन होगा, उनके अपने कार्यकर्ताओं की अपनी आकांक्षा है, तो हमारे जेजेपी की भी आकांक्षा है। एक एक कार्यकर्ता को देखो, वो जब जाते हैं, डिप्टी सीएम है, 400 लोगों से दिन में एक बार मिलते हैं, रात को 12-12 बजे वो लोगों से मीटिंग कर रहे होते हैं। तो वो जब कार्यकर्ता इतना देखता है कि उनका नेता इतना कार्यकर्ता थोड़ी है ना, प्रधान महासचिव आपकी पार्टी के नैना चौटाला, तो कार्यकर्ता ही है ना संगठन के। नहीं, यूं तो दुष्यंत चौटाला भी कार्यकर्ता हैं, कमाल कर रही मैम। नहीं, वो तो फाउंडर हैं, वो अपना संगठन, वो तो सरकार भी पूरा चला रही है ना। मैं जो ये कहना चाह रही हूँ कि सीएम तो मनोहर लाल के हैं, उनकी अगुवाई में सरकार काम कर रही है। जो काम नहीं हुआ उसको लेकर कह दिया जाता है कि चूंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर अभी इतना काम हुआ कि उसके तहत ये फैसले लिए गए। तो डिप्टी सीएम के दुष्यंत, इस बात से जेजेपी संतुष्ट नहीं है?
तो गठबंधन में अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर सीएम के तौर पर थोड़ी ना उन्हें प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो ये विरोधाभास है, आप समझिए सवाल मेरा। बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं, तो आप ये देखिए ना, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, संगठन के कार्यकर्ता कोई चाहता है कि उनका नेता सीएम बने, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें कोई किसी को आप रोक नहीं सकते, उसकी कितनी आकांक्षाएं हैं। ठीक है, यहाँ सरकार चलाने की बात हो रही है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो अलग तरीके से चलती है। वहां जनता आपको बताती है कि आपको कितनी सीटें आ रही हैं और आप कैसे गठबंधन में आप कैसे सरकार चलाएंगे। ठीक है, नेहा जी, आप गठबंधन को कैसे देखते हैं, और ये साल चूंकि गठबंधन के लिए भी कहीं ना कहीं निर्णायक साबित हो सकता है? देखिए, गठबंधन में एक बात बार बार सामने आई, हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक बार याद दिला दूं, तो जो दोनों के बीच में बात होनी थी, उसमें बीजेपी की तरफ से तो अनिल विज को बैठना था और इधर से दुष्यंत चौटाला को, लेकिन अनिल विज का तो नाम किसी ने लिया ही नहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में। फिर सीएम का नाम आ रहा है, इसका मतलब अनिल विज के पास पावर नहीं है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की। तो उनका भी योगदान यहाँ पे उसकी चर्चा होनी चाहिए, भाई अनिल विज क्या कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। ठीक बात है भाई, ये एक मौके का था, राजनीति मौके की होती है ना, कि पहले नहीं था इनका कि साथ मिलके चुनाव लड़ा जाए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि साथ देना पड़ा। और अब इतना टाइम हो गया कि अब मुझे नहीं लगता कि दोनों अलग अलग होंगे, राहें जुदा होंगी, टाइम कम बचा है। तो वही बात है, लेकिन आकांक्षा, मैंने पहले एक महत्वाकांक्षा जो शब्द का प्रयोग किया था, वो वही यहाँ पे दुष्यंत के जो कार्यकर्ता हैं वो उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। बीजेपी के तो मुख्यमंत्री हैं ही, इधर कांग्रेस भी अपने मुख्यमंत्री देखना चाहती है। तो ये जो टकराव होगा, तो ये नहीं, गठबंधन अगर नहीं टूटता है, अभी तो आप कह सकते हैं दूर की बात तो है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं संभावनाओं के आधार पर, तो छोटी पार्टी है, अगर गठबंधन नहीं टूटता है, कम विधायक जिसके हैं, तो उनके नेता को थोड़ी ना सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा अगर मिलकर लड़ेंगे। नहीं, मिलकर लड़ेंगे तो उसमें अगर आप कहते हैं कि गठबंधन टूटने की संभावना कम है, नहीं, उसमें ये देखना पड़ेगा क्या वो 45-45 सीटों पे राजी हो जाएंगे। अगर मान लिया 45-45 सीटों पे राजी होंगे तभी तो मुख्यमंत्री की बात आएगी। अगर मान लिया बीजेपी उनको शेयर कितना देगी, अगर उनको 20 सीट देगी, 30 सीट देगी, तो मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं। तो ये चीजें, हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार भाई हर एक का अधिकार है, आप भी सोच सकती हैं, मैं भी सोच सकता हूँ, वंदना जी भी सोच सकती हैं, खटाना जी भी सोच सकते हैं कि मैं चरम उत्तर पर पहुंचूं, सीएम बनूं। तो इस पे महत्वाकांक्षा एक अलग चीज है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो एक अलग है। भाई जो बड़ी पार्टी है उसका सीएम तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक अगर गठबंधन चला आ रहा है तो मुझे फिलहाल ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे कि गठबंधन में कोई दरार है। अभी ये चलेगा फिलहाल, क्योंकि इस तरह की कोई आई नहीं। हाँ, कार्यकर्ता तो अपने स्वतंत्र है अपनी राय देने में, वो तो कहेंगे कि आप मुख्यमंत्री बने, आप ये बने, आप वो बने, लेकिन उस पे अपन इतना ज्यादा गहनता से नहीं बात करेंगे। खटाना जी, आपकी पार्टी में तो अब तक भी सबसे बड़ी लड़ाई है कि सबसे बड़ा नेता कौन है। पैनल पर भी बहुत बार प्रवक्ता भी आप लोग आते हैं, तो हमें आपकी बातों से पता चल जाता है कि आप लोग किस गुट से हैं। नहीं, और आप जैसे जी, हमारे हरियाणा में ज्योति जी कोई गुट नहीं है। अच्छा, ये सब पिछली पुरानी बातें हैं, पता नहीं। और आज की डेट में हरियाणा संगठन की दृष्टि से, नेता की दृष्टि से, जब आप भूपेंद्र हुड्डा को सबसे बड़ा नेता मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका कारण विधायक उनके साथ हैं, वोट भी है उनके पास दूसरे नेताओं से ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो सभी नेताओं को इस साल या 2024 में एक साथ लेकर चल पाए, ये तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा ना। ज्योति जी, मेरे को एक बात बताइए, अभी मेरी बहन ने कहा, हो सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके सिरमौर हो, आप कहते हो कि हमें पता चल जाता है कौन कौन से धड़े से आया है आप हुड्डा साहब की। जिस व्यक्ति ने 10 साल हरियाणा को प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 लाया हो, जिस व्यक्ति के कारण हरियाणा मेडिकल का हब बना हो, जिस व्यक्ति के कारण हरियाणा शिक्षा का हब बना हो, जो व्यक्ति हरियाणा में आज नेता विपक्ष का भूमिका सच्चाई और ईमानदारी से निभा रहा हो, जिसने सभी विधायकों को साथ रखकर हमेशा जवान की बात करी हो, किसान की बात करी हो, बेरोजगारी की बात करी हो, जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती मुकदमे दर्ज करे, जबरदस्ती उनको फंसाने की कोशिश करे और सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दी। अगर ऐसे व्यक्ति, अगर वो सिरमौर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मनीष खटाना का सिरमौर नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में उस हर बेरोजगार का, हर किसान का और हर उस व्यक्ति, हर उस वर्ग का सिरमौर है जो आज बीजेपी की नीतियों से आहत है। आप बताइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मात्र 4 साल के अंदर 2011 में मेट्रो को परमिशन मिली दिल्ली से बाहर जाने की,
4 साल में 4 शहर जोड़ दिए। वो मेट्रो में आप भी चलते और मैं भी चलता हूं, हरियाणा की जनता भी चलती है। 2014 से जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो लोग इतने बड़े बड़े चुटकुले सुना रहे हैं, 2014 से लेकर 2022 तक आज तक पेंट नहीं करा पाए। पिलर तो छोड़ो आप आगे की, एक व्यक्ति 4 साल के अंदर 4 शहरों से जोड़ देता है और एक व्यक्ति 8 साल में सेंटर में सरकार होने के बाद भी जीरो पे खड़ा है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कार्यप्रणाली थी, जो उनकी नीतियां थी और सभी को साथ लेकर चलने का जो था, जो हरियाणा में जो भाईचारा था, हरियाणा 4 बार बीजेपी के राज में जल गया, तो कहां सरकार थी, कहां शासन था और कहां प्रशासन था। तो ये वो लोग हैं जो भाई को भाई से लड़ाने का, इन्होंने सिर्फ जाट और नॉन जाट की राजनीति करी है, इन्होंने मराठा नॉन मराठा की राजनीति करी है, या ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, आपका आखिरी कमेंट में। देखिए मनीष खटाना जी तो रट्टा मार के आते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, हालांकि हरियाणा जला एक से बीच में मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी, आपके बीच में नहीं बोलूंगी। डिबेट खत्म हो गई, डिबेट खत्म हो गई, ऐसे खत्म करेंगे। प्रॉपर्टी डीलर्स क्या हरियाणा बन गया था, सीएलयू में क्या हाल था, 1-1 रुपए किसानों के आया करते थे, वो सब ये नहीं बताएंगे। चलिए, और यहाँ पर ये कहते हैं कि जबरदस्ती के मुकदमे लगा दिए, संपत्ति इनकी अटैच हो रही है, पेश यहाँ ये भुगत रहे और जबरदस्ती के मुकदमे, मतलब आपको न्याय व्यवस्था पे कोई भी विश्वास नहीं है। न्याय व्यवस्था भी खराब हो गई, मतलब कभी तो ईवीएम खराब है, कभी जज खराब है, कभी इलेक्शन कमीशन खराब है, तो न्याय व्यवस्था पे भी इनका कोई रहा नहीं है। कारण ये है ना कि फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो आरोप डालना ही है। तो चलिए, जबरदस्ती के मुकदमे हैं, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब उनको कुछ नहीं मालूम है कि ऐसे जो चले आ रहे हैं और ऐसी संपत्ति अटैच हो रही है, ऐसे ही आप पेशियों पर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने एक बात कही कि हमारे हरियाणा में कोई गुट नहीं है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, इनके कोई गुट नहीं है, सारे निपटा दिए इन्होंने। कोई छत्तीसगढ़ भेज दिया, कोई राजस्थान भेज दिया, एक के तो अभी इनके मैडम के पैर में भी चोट लग गई, तो एक एक करके सबको निपटा दिया। निपटाने में माहिर है, निपटाने में माहिर है, एक ही गुट है और वो ऐसा गुट बच गया जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ ऊपर माँ बेटा और यहाँ बाबू बेटा। लेकिन एक चीज, उस गुट को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, अपनी सत्ता, और जनता ये जानती है। सवाल तो सुने, आप कहते हैं छत्तीसगढ़ भेज दिया, तो आपकी पार्टी में भी तो दूसरे राज्यों से प्रभारी लाए जाते हैं ना? और बिल्कुल 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 लाए जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन मंच से धक्का नहीं दिया जाता, मंच से धक्का नहीं दिया जाता, हमारी पार्टी में मंच में धक्का नहीं दिया जाता, बिल्कुल प्रोटोकॉल से चढ़ेंगे, प्रोटोकॉल से चढ़ेंगे। और आपके भी तो बाबू बेटा की प्राइवेट लिमिटेड है, ऊपर माँ बेटा की प्राइवेट लिमिटेड है, आपको ऐसे शोर मचाना है। अब आप बुखला गए हैं, अब आप परेशान हो गए हैं, आपकी बारी नहीं है ना, आपकी बारी नहीं है ना बोलने की अभी। तो कोई बात नहीं, डिबेट खत्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं हुड्डा जी को दिखाना कि देखो जी मैं कैसे लड़कर आया, तो बीच में बोलेंगे, हरियाणा की जनता के लिए लड़ना पड़ेगा, फिर बोले हरियाणा की जनता नंबर बन गया आपके हुड्डा जी के पास, 5100 पेंशन कर दो, हम धन्यवाद करेंगे, खड़े होकर तालियां बजाएंगे। आप कर देते ना, आप 5100 पेंशन कर दो, आप कर देते, 6000 क्यों रॉबर्ट वाड्रा की जेब में पैसे डाले, क्यों एक दिन के लिए? चलिए, आप सभी आगे समय नहीं, अभी चर्चा चलिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया वंदना जी, मनीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। हमने चर्चा की 2023 को लेकर, 2024 की तैयारी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है, सभी दलों में किस तरह की हलचल के, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।